कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि माओइस्ट के नाम पर जाना जाता है, उनकी बंदूकें लोकतंत्र को चुनौती दे रही थी और जंगल से समानांतर सत्ता चलाने का दावा भी किया जा रहा था। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, आई विल कोट इट, माओइस्ट्स आर बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, आई अनकोट। यह भी कह दिया था। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्द में कहा कि माओवाद को जड़ से खत्म करना है और यह कोई चुनावी जुमला नहीं बल्कि टाइमलाइन के साथ घोषित लक्ष्य था। उनकी स्टिल रिजॉल्व का मतलब था ना तो बातचीत के नाम पर ढील, ना ही ऑपरेशन में हिचकिचाई। जिन इलाकों में पहले माओवादी जन आंदोलन में लगते थे, वहां अब पंचायत भवन और स्कूल खुलने लगे। जब लोगों को लगा कि सरकार सिर्फ पुलिस नहीं सुविधा भी है, तो माओवाद का सामाजिक आधार सिकुड़ने लगा। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। माओवादी आंदोलन भले कमजोर पड़ा हो, पर उसकी जड़ें अभी भी अवर नक्सल के रूप में मौजूद है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में मैं आपको बताऊंगा कैसे भारत में रेड कॉरिडोर का ढलता सूरज है। मित्रों, एक समय था जब देश की नक्शे पर रेड कॉरिडोर मोटी लाल रेखा की तरह फैला दिखता था। नेपाल सीमा से लेकर आंध्र ओडिशा की पहाड़ियों तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि माओइस्ट के नाम पर जाना जाता है, उनकी बंदूकें लोकतंत्र को चुनौती दे रही थी और जंगल से समानांतर सत्ता चलाने का दावा भी किया जा रहा था। यहां तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, आई विल कोट इट, माओइस्ट्स आर बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, आई अनकोट। यह भी कह दिया था। लेकिन आज अगर देखें तो आज तस्वीर काफी बदली हुई है। आज 2026 में नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित सिर्फ 3 जिले बचे हैं, जबकि 2014 में इसकी संख्या 36 थी। कुल नक्सल प्रभावित जिले 2014 में 126 से घटकर 2026 में सिर्फ 11 रह गए हैं। मौजूद पुलिस स्टेशन 2014 तक सिर्फ 66 थे, जो पिछले 10 सालों में बढ़कर 586 हो गए हैं। नक्सल घटनाओं को रिकॉर्ड करने वाले पुलिस स्टेशन 2013 में 76 जिला में 330 से तेजी से घटकर जून 2025 तक 22 जिलों में सिर्फ 52 रह गए। इसके अलावा पिछले 6 सालों में 361 नए सुरक्षा कैंप बनाए गए हैं और ऑपरेशन पहुंच को मजबूत करने के लिए 68 नाइट लैंडिंग हेलीपैड भी बनाए गए हैं। सवाल यह है कि ये जो हुआ एक्शन कैसे हुआ और क्या ये कहानी खत्म हो गई है। मैं अभी भुवनेश्वर में हूँ और भुवनेश्वर में आज एक विकास मंथन 1.0 जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से चल रहा है, उसमें भी स्वयं हेमंत शर्मा, जो कि होम सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि 13 मार्च तक उड़ीसा की मिट्टी से नक्सलिज्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब आगे जानते हैं कि कैसे आंदोलन खड़ा हुआ और कहां उसकी पतन हुआ। माओवादी आंदोलन की जड़ें 1967 से नक्सलवादी विद्रोह से जुड़ी थी। दशकों तक यह आंदोलन द फाइट ऑफ द डिप्राइव्ड के नैरेटिव पर खड़ा रहा। आदिवासी इलाकों में वीक स्टेट प्रेजेंस, लैंड डिस्प्यूट्स, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम माइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब ने इसे जमीन दी। पर धीरे धीरे ये विचारधारा से ज्यादा हिंसा का उद्योग बन गया है। आईआईटी घात लगाकर हमने पुलिस और आम लोगों की हत्या, ये सब क्रांति के नाम पर होने लगा। टर्निंग पॉइंट तब आया जब केंद्र और राज्यों ने
आधे अधूरे नहीं बल्कि समन्वित तरीके से जवाब देना शुरू किया। पहले भी ऑपरेशन हुए, लेकिन 2014 के बाद रणनीति में निरंतरता और राजनीतिक इच्छा शक्ति साफ दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुरक्षा और विकास दोनों को साथ लेकर चलने का मॉडल अपनाया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ शब्द में कहा कि माओवाद को जड़ से खत्म करना है और यह कोई चुनावी जुमला नहीं बल्कि टाइमलाइन के साथ घोषित लक्ष्य था। उनकी स्टिल रिजॉल्व का मतलब था ना तो बातचीत के नाम पर ढील, न ही ऑपरेशन में हिचकिचाई। On the security front, intelligence was strengthened, coordination between states was improved, and paramilitary forces received technological support. ड्रोन निगरानी, बेहतर संचार नेटवर्क और सटीक ऑपरेशन इन सब से जंगलों में छिपे ठिकानों को असुरक्षित बना दिया। कई टॉप कमांडर ढेर हुए या गिरफ्तार हुए। कैडर का मनोबल टूटा, आत्मसमर्पण की संख्या बढ़ी। लेकिन सिर्फ बंदूक से कहानी खत्म नहीं होती। सरकार ने यह भी समझा कि जहां सड़क नहीं वहां राज्य की मौजूदगी नहीं। इसलिए सड़कें, मोबाइल टावर, बैंकिंग सुविधाएं, राशन की सीधी आपूर्ति, इन सब ने राज्य बनाम जनता की खाई कम की। जिन इलाकों में पहले माओवादी जन आंदोलन में लगते थे वहां अब पंचायत भवन और स्कूल खुलने लगे। जब लोगों को लगा कि सरकार सिर्फ पुलिस नहीं सुविधा भी है, तो माओवाद का सामाजिक आधार सिकुड़ने लगा। फिर भी यह कहना जल्दबाजी होगी कि खतरा पूरी तरह से खत्म हो गया है। माओवादी आंदोलन भले कमजोर पड़ा हो, पर उसकी जड़ें अभी भी अवर नक्सल के रूप में मौजूद है। ये अर्बन नक्सल ही है जो सत्ता बंदूक से मिलती है कि सपने दिखाकर मासूम युवाओं को भटकाकर इस आंदोलन में शामिल करने आए हैं। सरकार की अब इन पे भी कड़ी नजर रखना है, वो है अर्बन नक्सल्स। एक और खतरा है मित्रों, वैक्यूम का। जब किसी इलाकों में दशकों तक बंदूकधारी सत्ता चला रहे हैं और अचानक वो गायब हो जाए तो वहां प्रशासनिक और सामाजिक वैक्यूम बन सकता है। अगर उस वैक्यूम को फास्ट, ट्रांसपेरेंट एंड रेस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं भरा गया तो अपराधी गिरोह या नए उग्रवादी गुट का जगह ले सकते हैं। और इसलिए असली परीक्षा अब शुरू होती है, शांति के बाद की स्थिरता। मोदी सरकार और अमित शाह की रणनीति की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उन्होंने सुरक्षा बनाम विकास की झूठी बहस को खत्म किया। उन्होंने दिखाया कि दोनों साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन आगे की राह में सावधानी जरूरी है। अति आत्मविश्वास से ढील ना आए, मानव अधिकार के सवालों पर पारदर्शिता बनी रहे और स्थानीय समुदायों को सिर्फ लाभार्थी नहीं बल्कि भागीदारी बनाया जाए। क्या माओवाद फिर से उठ सकता है? इतिहास बताता है कि कोई भी उग्रवाद पूरी तरह से विचार से खत्म नहीं होता, वो कमजोर पड़ता है जब जमीन खिसक जाती है। अगर राज्य अपनी मौजूदगी, न्याय और अवसर को लगातार मजबूत रखे तो वापसी की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर शासन सुस्त पड़ा, भ्रष्टाचार बढ़ा या स्थानीय असंतोष को अनसुना किया गया तो चिंगारी फिर भड़क सकती है। आज की हकीकत यही है कि रेड कॉरिडोर सिमट चुका है, बंदूक की गूंज पहले जैसे नहीं रही है। ये सुरक्षा बलों की बहादुरी, राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक स्पष्टता का नतीजा है। पर अंतिम जीत सिर्फ ऑपरेशन से नहीं, भरोसे से मिलेगी। अगर जंगल में रहने वाला आखिर नागरिक भी महसूस करे कि लोकतंत्र उनकी ढाल है, बोझा नहीं, तभी माओवादी अध्याय सच में बंद माना जाएगा। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।